साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया आज के इस लाइव सेशन में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज कुछ विशेष मुद्दे हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं और दुनिया में भी, यानी कि एक तरह से ये इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो चल रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा है वो हम करेंगे। साथियों, सबसे पहला जो मुद्दा है वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और विशेष रूप से जो एनडीए और जो नरेंद्र मोदी जी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, इनके खिलाफ वोट चोरी का मुद्दा है वो देशव्यापी बन चुका है। जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल की लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,02,50 वोटों की चोरी को पकड़ा है और तथ्यों और सबूतों के साथ में इसको उजागर किया है, और फिर चुनाव आयोग के द्वारा जो है उसको डिफेंड करना और सफाई देने में नाकाम होना, ये कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठजोड़ का नेक्सस देश की जनता के सामने दिखाई देता है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में SIR करवाया जाता है, 65 लाख वोटों को उसमें काट दिया जाता है और उसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ियां देखी जाती है कि जो लोग वोटर लिस्ट में होने चाहिए उनको बाहर निकाल दिया जाता है और जो वाकई में वहाँ के मतदाता नहीं हैं उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। ये इस प्रकार की जो करतूतें हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन खामियों को उजागर किया गया और सबसे बड़ी बात यह कि नागरिकता दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग जो 11 दस्तावेज उन्होंने जो है निर्धारित किए उसमें आधार कार्ड को उन्होंने शामिल नहीं किया और ये कहा कि आधार कार्ड है वो मान्य नहीं होगा, जबकि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से खुलता है। आपके पास में यदि कोई प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो इस प्रकार की बातें करके, और फिर जब चुनाव आयोग की ये बहुत सारी गड़बड़ियां जब सामने आई तो चुनाव आयोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष से ये कहता है कि 7 दिन के अंदर हलफनामा प्रस्तुत करें, अन्यथा जो है देश से माफ़ी मांगे, और इसके साथ साथ में अप्रत्यक्ष रूप से ये भी धमकी थी कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चुनाव आयोग, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज फजल अली ने 1984 में चेताया था कि यदि एक विचारधारा का चुनाव आयोग फॉलोअर बन जाए या कहीं ना कहीं पर उस विचारधारा से प्रभावित होकर यदि कार्य करने लगे तो ये देश के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती सिद्ध होगा। और साथियों, ये उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली की ये जो चेतावनी है उस समय उनके द्वारा की गई जो भविष्यवाणी है वो आज हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। और इसीलिए आज इंडिया गठबंधन जो है वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है और आज देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर अब ये एक तरह से जो है वो सामने आने लगा है कि मोदी सरकार का जो गुजरात मॉडल है ये अपने आप में वोट चोरी का मॉडल है। इन्होंने जितने भी चुनाव जीते हैं 2014 के बाद में, हो सकता है 2014 में भी जो है वो की गई हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं, ये इस बात की ओर इंगित करते हैं कि मोदी जी का जो
गुजरात मॉडल है ये केवल और केवल वोट चोरी का मॉडल है, इसीलिए अब आज देश में जो है ये नारा गूंजने लगा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। यानी जिस प्रकार से वोटों की चोरी हो रही है, ग्राउंड रियलिटी चुनाव के दौरान कुछ और होती है, रिजल्ट कुछ और आता है, और इन बातों को लेकर जो है वो देश की जनता भी स्तब्ध है। लेकिन अब तक यानी कि एक तरह से इस प्रकार के जो है तथ्य और आंकड़े वो सामने नहीं आए थे, और जब इन तथ्यों और आंकड़ों को विपक्ष के द्वारा जब बार बार उजागर करने का प्रयास किया गया, तो चुनाव आयोग जो है वो समय देने के बजाय टालमटोल करता है। बल्कि जो 17 अगस्त की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है ये बातें सामने आई कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त है झूठ बोल रहा है, और ये विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगाता है कि विपक्ष जो है वो साक्ष्य या सबूत है वो नहीं देता है। जबकि ये बात आप हम सब जानते हैं कि सबूतों के ऊपर खुद चुनाव आयोग है वो कुंडली मारकर बैठा हुआ है। जब चुनाव आयोग से ये पूछा गया कि भाई आप ये जो 2024 के चुनाव हुए, इसके साथ साथ में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे हरियाणा के हो, तो आप जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग है वो क्यों नहीं देते हैं। और माननीय जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि क्या हमारे माताओं बहनों बेटियों की वीडियो रिकॉर्डिंग है वो साझा करनी चाहिए क्या। अरे शर्म आनी चाहिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता। क्या ये कोई रूम चेंजिंग की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, या कोई उनके जो है कोई बेडरूम की यानी कि एक तरह से जो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, या कोई बाथरूम की वीडियो रिकॉर्डिंग है। अरे भाई ये बूथों के ऊपर जो वोटिंग हुई है उसमें वोट किस प्रकार से डाले गए हैं, उसमें कोई धांधली तो नहीं हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग जो है देने में आपको कहाँ हर्ज है। तो इस प्रकार की यानी कि एक तरह से जो है ये माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो इस प्रकार की यानी कि एक तरह से बात करके और देश की जनता को जो है वो मूर्ख बनाना चाहते हैं। और देश की जनता को क्या मूर्ख समझ रखा है आपने। गलतियां आपने की है और सजा है वो जनता भुगते। देश की जनता जनादेश कुछ और देती है और जनादेश है वो कुछ और निकल कर आता है, इसमें आपकी मिलीभगत है वो सामने नजर आती है। इसलिए हम आपकी इन बातों की जो है वो आलोचना करते हैं। और चुनाव आयोग इसीलिए आपके ऊपर ये आक्षेप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। और यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जब जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो भी यानी कि एक तरह सोशल एक्टिविस्ट है, जब इस प्रकार की यानी कि एक तरह से इस देश को लोकतंत्र को बचाने की जब मुहिम चलाते हैं और इन तथ्यों को उजागर करना चाहते हैं, तो आप जो है उनको डिमोलाइज करने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर जो है आप रोक लगाने का प्रयास करते हैं, उनको हरेस करने का प्रयास करते हैं, और ये तथ्यों और आंकड़ों को छुपाकर कहीं ना कहीं आप जो है सरकार की मदद कर रहे हैं और सरकार की जो नाकामियां हैं उनके ऊपर आप पर्दा है वो डाल रहे हैं। इसलिए ये जो बातें हैं वो आज पूरे देश में यानी कि एक तरह से जो है चुनाव आयोग की जो साख है वो पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग को अपनी साख बचानी है तो फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने होंगे। और आपकी जो ईवीएम की जो प्रणाली है ये भी अपने आप में जो है शक के दायरे में है। नागपुर हाई कोर्ट में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने आपकी जो ईवीएम की जो प्रक्रिया है और ईवीएम क्या वाकई में यानी कि एक तरह से सेफ और सुरक्षित है या नहीं है, और इसकी जो टेलीकम्युनिकेशन लॉ और साइबर लॉ के तहत इसकी जो संवैधानिकता को जो चुनौती दी है, आपसे अब तक जवाब नहीं बना। और चुनाव आयोग जो है वहां पर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, आगे से आगे जो डेट है वो लेता जा रहा है। तो ये जो बातें हैं ये सिद्ध करती है कि चुनाव आयोग चोर है और चुनाव आयोग जो है बीजेपी जो है सरकार है उसके साथ में मिला हुआ है। जबकि चुनाव आयोग का काम है वो सही और निष्पक्ष जो है वोटर रोल तैयार करना है और उसके आधार पर फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना है। वो चुनाव आयोग का मुख्य काम है, जिससे वो भागता हुआ नजर आ रहा है और अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है और सरकार को जो है आलोचनाओं से बचाने का काम कर रहा है, जबकि ये काम है वो चुनाव आयोग का नहीं है। साथियों, इसके साथ साथ में आज देश में यानी कि एक तरह से जो है वो आर्थिक संकट से गिरता जा रहा है, ये आप लोगों के सामने है। 20 लाख से ज़्यादा जो है रोजगार है वो छीनने की नौबत है वो इस मोदी सरकार के विदेश नीति की जो असफलता है उसके कारण जो है वो बन गई है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है,
25% टेरिफ प्लस 25% और दंडात्मक टेरिफ, यानी कुल मिलाकर 50% जो है वो टैक्स है वो भारतीय वस्तुओं के ऊपर, भारतीय माल के ऊपर जो है वो लग चुका है। और अब ऐसी स्थिति में इन उद्योग धंधों में या इन कार्यों में जो लोग जो है वो लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में उनकी छटनी होगी, क्योंकि माल कम हो, उत्पादित कम होगा, तो स्वाभाविक बात है कि उनकी छटनी होगी तो देश में बेरोजगारी और फैलेगी। तो इनका जो 2 करोड़ की प्रतिवर्ष रोजगार देने का जो मुद्दा था वो भी अपने आप में कहीं किसी भी रूप में जो है वो उसका पालन होते हुए दिखाई नहीं दिया, बल्कि इन्होंने देश को जो है जो रोजगार था उस रोजगार को भी इन्होंने छीन लिया। इतना ही नहीं, बल्कि अब जो है जैसे जैसे यानी कि एक तरह से अभी कुछ मुद्दे जो सामने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं, उन बातों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि जो अंबानी है उसके साथ में और मोदी के साथ रिश्तों में तल्खी है वो देखने को मिल रही है। साथियों इसी कड़ी में जो अंबानी परिवार है उसके साथ में भी मोदी जो है नरेंद्र मोदी जी की जो तल्खी है वो देखने को मिल रही है। जो 2 परम मित्र थे अडानी और अंबानी, इसमें देश के सबसे बड़े उद्योगपति पूंजीपति मुकेश अंबानी, उनके साथ में भी रिश्तों में तल्खी है वो देखी जा रही है। और इसी कड़ी में कल मैंने बताया था कि उनका जो वनतारा का जो प्रोजेक्ट है, इस वनतारा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मामला चला और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SIT गठित की गई, जिसमें जो चेलामेश्वर जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज है, जिन्होंने 12 जनवरी 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 अन्य जजों के साथ में कि देश की जो सुप्रीम कोर्ट में उस समय के जो जस्टिस दीपक मिश्रा है, किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मुद्दे आते हैं उनको जो है सेलेक्टिव तरीके से भेजते हैं। तो ये जो बात है वो कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से इस बात के ऊपर उन्होंने जो सवाल है वो उठाया था और सरकार की दखलंदाजी को लेकर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार का जो तीसरा अंग है जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को लेकर जो है उन्होंने जो खतरे हैं वो बतलाए थे। तो वो उनकी निगरानी में यानी कि एक तरह से ये जो कमेटी है वो गठित हुई है, जो कई मुद्दों के ऊपर जो है वो अब रिसर्च करेगी, जांच करेगी। इसमें 3 और अन्य सदस्य हैं जिनके बारे में मैंने आपको कल डिटेल के साथ में बताया था। तो मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करके मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि देश के सबसे बड़े पूंजीपति घराने के साथ में ये संबंध है वो मोदी जी के क्यों बिगड़ रहे हैं। क्योंकि एक तो उनका अंबानी का मुकेश अंबानी का जो ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो वैदेशिक संबंधों में या अपने आप में लॉबिंग करने में कहीं ना कहीं पर ये जो है भूमिका निभाता है। तो उसके जो हेड है वो अमेरिका में अभी S जयशंकर के बेटे हैं। तो ये एक तरह से इस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से शायद कहीं ना कहीं पर मोदी जी को ये लगता है कि ट्रंप का साथ देने में मोदी है वो कहीं ना कहीं साथ है, ये जो अंबानी है वो कहीं ना कहीं साथ है और अंबानी परिवार है उसको सत्ता से हटाना चाहता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि अंबानी ने जो है इस देश की आबो हवा को पहचान लिया है और अब उसको लगता है कि मोदी जी के दिन है वो ज़्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए उन्होंने भी शायद दूरी बना रखी हो। साथ ही साथ जो है मुकेश अंबानी के ऊपर यह भी आक्षेप लगा था कि उन्होंने जो है उनके 140 जो सांसद है वो मुकेश अंबानी के यानी कि एक तरह से संपर्क में है। तो ये बातें इस बात की ओर इशारा करती है कि शायद मोदी की कुर्सी को खतरा अंबानी परिवार से हो गया है। इसी वजह से मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के जो कई जो ठिकाने हैं उनके ऊपर छापे पड़े हैं। उनके द्वारा 9 साल पहले जो लोन लिया गया था और उस लोन फ्रॉड में भी जो है उनका नाम आया है और पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है इसके ऊपर जो है वो फ्रॉड का केस है वो दर्ज करवाया है।
अब ये मामला जो है वो ईडी और ईडी के पास में पहुंच चुका है। अब क्या ईडी यानी कि एक तरह से अनिल अंबानी को अगले दौर में गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, एक तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात साथियों यह है कि हमारे जो मोदी जी के जो प्रिय भतीजे अर्थात मुकेश अंबानी के जो बेटे अनंत अंबानी, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि वनतारा जो प्रोजेक्ट है वो उनके नाम से है और उसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार यानी कि एक तरह से बहुत सारे जो विदेशों से जो है वो जानवरों को उसमें जो है वो लिया गया है या उसमें यानी कि एक तरह से उसमें रेस्क्यू किया गया है या उनको लाया गया है, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो केस है वो भी सामने आ रहा है, जिसमें पीएमएलए का जो एक्ट है वो लागू होता है। यदि एक बार किसी के ऊपर लागू हो जाए और उसमें यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर उसको ये सिद्ध करना होता है कि अब आप सिद्ध करो कि आप निर्दोष हो। तो ऐसी स्थिति में अब मुकेश अंबानी के ऊपर जो है शिकंजा है वो कसा जा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके माध्यम से अब धीरे धीरे यानी कि एक तरह से मोदी जी हैं इनको एहसास दिला रहे हो कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम है वो क्या हो सकता है। तो अब आने वाले समय में यानी कि एक तरह से देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए आप और हम सबकी साझा और संयुक्त जिम्मेदारी है। आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म पर आधारित एक पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। आप सभी से अपील करता हूं कि इस पार्टी से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है आप हमारी पार्टी से जुड़कर और जिस रूप में भी तन मन धन से आप सहयोग कर सकते हैं आप ज़रूर सहयोग करने का प्रयास करें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय फुले, जय सावित्री, जय योथितास, जय काली, जय फुले। थैंक यू।